इस केस को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में एक बेहद जरूरी सीख, एक मैसेज है जो सब तक पहुंचना जरूरी है। 25 जुलाई 2024, नवी मुंबई का उरण तालुका। 25 जुलाई की रात सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बेटी यश्री शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने उरण के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बेलापुर की एक कंपनी में डाटा एनालिस्ट की जॉब करती है और हर दिन की तरह वो 25 जुलाई को भी ऑफिस के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उस दिन हाफ डे लेकर घर वापस आ गई और फिर दोपहर को अपने कुछ दोस्तों से मिलना है बोलकर घर से निकली थी। लेकिन जब देर रात तक वो घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बढ़ती चिंता के साथ उन्होंने यश्री के दोस्तों से भी पूछा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से किसी से भी उस दिन यश्री की मुलाकात नहीं हुई थी। माँ बाप की धड़कन अनहोनी की आशंका के डर से बढ़ गई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले उनकी बेटी जब भी घर लौटने में लेट होती तो घर पर कॉल कर इन्फॉर्म कर देती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के यश्री के पिता की कंप्लेन दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी पुलिस को यश्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। गुजरते वक्त के साथ माँ बाप की उम्मीद भी कमजोर पड़ती जा रही थी, लेकिन इसी बीच देर रात 2:20 पर उरण पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर के पास कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स उन्हें बताता है कि कोटनाका के सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उन्हें खून से लथपथ एक लड़की की बॉडी मिली है, जिसे कुछ कुत्ते नोच खा रहे हैं। बिना किसी देरी के जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कूड़े के ढेर के बीच एक लड़की की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ी हुई थी। उस लड़की की पूरी बॉडी पर तेज धारदार हथियार से किए गए वार के गहरे निशान थे। पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और चेहरे को इस कदर कुचला गया था कि शिनाख्त कर पाना मुश्किल था। एज पर प्रोसीजर पुलिस ने बॉडी को फोन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। Another shocking story where a 20-year-old woman has been murdered in Navi Mumbai. हाई पॉसिबिलिटी थी कि यह बॉडी यश्री की ही हो, लेकिन फेस इतना डैमेज हो जाने की वजह से पुलिस के लिए ये पहचान कर पाना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन आकर बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया। दुनिया में कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उन्हें कभी ऐसा दिन देखना पड़े। डरकर और घबराहट के साथ दिल के कोने में एक आस लिए सुरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ हॉस्पिटल पहुंचे, ये मिन्नत करते हुए कि ये उनकी बेटी ना हो। मगर जिस अनहोनी का डर उन्हें सता रहा था वो ना चाहते हुए भी सच हो गई। डेड बॉडी पर मिले फटे हुए कपड़ों और कुछ एक्सेसरीज से ये बात साबित हो गई थी कि ये डेड बॉडी असल में यश्री की ही है। 25 जुलाई की दोपहर को जिस बेटी को उन्होंने आखिरी बार घर से जाते देखा था वो अब उनके सामने बेजान पड़ी हुई थी। ऐसे केसेस में एक माता पिता के लिए सिर्फ अपने बच्चे को खोना ही दर्दनाक नहीं होता, बल्कि ये ख्याल और भी ज्यादा तकलीफ दे जाता है कि अपने आखिरी वक्त में उनका बच्चा कितने दर्द से गुजरा होगा। और इस केस में भी आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट माँ बाप के लिए जिंदगी भर का दर्द दे गई। रिपोर्ट्स के अनुसार यश्री पर चाकू से पूरी बॉडी, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई बार वार किया गया था, और जब कातिल का इतने से मन नहीं भरा तो उसने चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया। एज पर क्रिमिनल साइकोलॉजी, कत्ल को अंजाम देने का तरीका अपराधी की मेंटल स्टेट के बारे में बहुत कुछ बताता है। यश्री के केस में मल्टीपल वाउंड से ये साफ था कि कातिल बेहद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में था, जिस वजह से वो खुद पर कंट्रोल खो चुका था। ऐसा अक्सर तभी होता है जब क्रिमिनल और विक्टिम के बीच स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन हो। प्राइवेट पार्ट्स पर किए गए वार ये दर्शाते हैं कि अपराधी विक्टिम की बॉडी को न सिर्फ ह्यूमिलेट कर रहा है, बल्कि साइकोलॉजिकली विक्टिम को डोमिनेट करना चाहता है, उसे किसी गलती के लिए पुनिश करना चाहता है। इसलिए सबसे अहम सवाल ये था
कि आखिर किसे यशश्री से इतनी नफरत थी और ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। वेलकम टू द स्टोरी, यू आर वॉचिंग द केस ऑफ यशश्री शिंदे। अक्सर किसी भी अपराध में पास्ट के किसी न किसी इंसिडेंट का कोई न कोई कनेक्शन होता ही है। इसलिए पुलिस ने यशश्री के पेरेंट्स से पूछा कि क्या यशश्री की किसी के साथ अनबन या दुश्मनी थी। हाल फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इससे 5 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके बारे में घर वालों ने पुलिस को बताना शुरू किया। यह बात है साल 2019 की। उन्हीं के इलाके में रहने वाला एक लड़का जो कि पेशे से बस कंडक्टर था, यशश्री का स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त पीछा करता और उसे परेशान करने लगा था। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उस लड़के को अपनी बेटी यशश्री से बात करते देखा। उस वक्त वो नाबालिग थी और वो लड़का 23 साल का था। उस लड़के का नाम दाऊद शेख था, जिसे यशश्री के पिता की कंप्लेंट पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया था। अब पुलिस की एक टीम दाऊद शेख का रिकॉर्ड निकलवाती है, वहीं दूसरी टीम यशश्री के फोन की लास्ट लोकेशन और आसपास के इलाकों में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग जाती है। कोर्ट से मिली इन्फॉर्मेशन से पुलिस को पता चलता है कि दाऊद सिर्फ 1.5 महीने बाद ही बेल पर बाहर आ गया था, लेकिन इस बारे में यशश्री के परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इन 5 सालों में उन्होंने उसे दोबारा कभी देखा था। उधर मुंबई पुलिस की दूसरी टीम ने उरण इलाके के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकालना शुरू की। कई घंटों के फुटेजेस देखने के बाद फाइनली पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें 25 जुलाई की दोपहर 2:14 पर यशश्री हाथ में अम्ब्रेला लिए किसी से फोन पर बात करते हुए रास्ते से गुजर रही थी। लेकिन मात्र 8 मिनट बाद पुलिस को उसी रास्ते से एक शख्स यशश्री का पीछा करते नजर आया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख था। इतने सालों बाद दाऊद का यशश्री से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए पुलिस ने यशश्री के दोस्तों से पूछताछ शुरू की, तो उनमें से एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई को यानी यशश्री के गायब होने के ठीक एक दिन पहले उसके पास यशश्री का कॉल आया, जिसमें उसने बताया कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है जिससे वो मिलना तो नहीं चाहती और डर भी लग रहा है, लेकिन कुछ मजबूरी के चलते जाना पड़ेगा। उसने यशश्री को जाने से मना किया और ये भी बोला कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो भी उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन यशश्री अकेली ही उससे मिलने चली गई। अनफॉर्चुनेटली यशश्री की उस दोस्त को ना ही उस लड़के का नाम पता था, ना मिलने की जगह और ना ही उस मजबूरी की वजह। अब इन अनसुलझे सवाल को खोजने के लिए पुलिस ने यशश्री की कॉल डिटेल्स निकलवाई और यहीं से इस केस की नई परतें खुलनी शुरू हो गई। न सिर्फ अब इस केस का सच सामने आने वाला था, बल्कि यशश्री के झूठ का भी खुलासा होने वाला था। कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर सामने आए जिनमें यशश्री की सबसे ज्यादा बात हुई थी। अब हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक नंबर उसी दाऊद शेख का था जिसे यशश्री का पीछा और छेड़खानी करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। दूसरा नंबर किसी मोहसिन नाम के शख्स का था। पुलिस को यहाँ से ये केस एक लव ट्रायंगल नजर आने लगा था, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से यशश्री को मारा गया हो। पुलिस बिना समय गवाए मोहसिन को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। मोहसिन और दाऊद दोस्त थे। जब यशश्री का झगड़ा होता तो दाऊद का नंबर वो ब्लॉक कर देती, तो दाऊद अपने दोस्त मोहसिन के फोन से उसे कॉल किया करता और इसी वजह से मोहसिन का नंबर भी कॉल रिकॉर्ड में आ गया था। मोहसिन को दाऊद से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन पता थी वो उसने पुलिस से शेयर कर दी। पुलिस को अब ये तो क्लियर हो गया था कि ये मामला लव ट्रायंगल का नहीं है और अब दाऊद शेख ही इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। इसलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमों ने दाऊद की खोज शुरू कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग दाऊद बाय ट्रेन उरण से सीबीडी बेलापुर स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से बाय ट्रेन ही पनवेल निकल गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त को कांटेक्ट कर कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और फिर एटीएम से वो पैसे निकालकर बस पकड़कर कर्नाटका के पास अपने गांव गुलबर्गा को निकल गया, जहां उसकी दादी रहती थी। वो कुछ दिन अपनी दादी के पास रुका क्योंकि वो जानता था कि उसके फोन के थ्रू पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है, इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर अपनी दादी के पास ही छोड़ वहां से पैदल ही निकल पड़ा। लेकिन उसकी ये चालाकी काम नहीं आई, क्योंकि जब मोबाइल फोन से लोकेशन का पता नहीं चल पाता
तो पुलिस अपने उस नेटवर्क को एक्टिव करती है जो कि मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी से पहले से कारागार है, और इसे कहते हैं मुखबरी यानी कि इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क। इन्हीं इन्फॉर्मर्स की मदद से मुंबई पुलिस दाऊद को ट्रैप डाउन किया। दाऊद अपने गांव के पास के पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके, पर फाइनली 30 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे दाऊद को अरेस्ट कर लिया गया। दाऊद को कर्नाटका की शाहपुर पहाड़ी से अरेस्ट कर लिया गया। यशश्री हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद ने इसके बाद जो खुलासे किए उससे पुलिस को एक नया एंगल मिल गया। साल 2019 में जेल से 1.5 महीने के बाद बाहर आने पर दाऊद का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो 45 दिनों तक बेड रेस्ट पर रहा और बाद में शहर छोड़ वापस कर्नाटका लौट गया। दाऊद ने पुलिस को बताया कि यशश्री और वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और जेल से बाहर आने के बाद उन दोनों में दोबारा बातचीत शुरू हो गई थी। पुलिस ने जब दाऊद की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की तो ये बात सच साबित हुई। यशश्री दाऊद से घंटों फोन पर बात किया करती थी। इतना ही नहीं, उसकी चेस्ट पर दाऊद के नाम का टैटू भी पुलिस को मिला था। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यशश्री से शादी कर अपने साथ कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसके हर बार इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पर शादी का प्रेशर डाल रहा था। दाऊद 22 जुलाई को यशश्री से मिलने कर्नाटका से उड़न के लिए निकला। दाऊद के अकॉर्डिंग दोनों 23 और 24 जुलाई को भी मिले, लेकिन यशश्री ने दाऊद के शादी करने के ऑब्सेशन के चलते उसे आगे से मिलने से मना कर दिया। यशश्री का सीक्रेट लव अफेयर एक डेथ ट्रैप बनने वाला था, क्योंकि उसकी प्राइवेट फोटोज दाऊद के पास थी और इन्हीं फोटोज को लीक करने की धमकी देकर वो उसे मिलने के लिए ब्लैकमेल भी करने लगा। इनफैक्ट उसे डराने के लिए 24 जुलाई की शाम वो फोटोज को फेसबुक पर अपलोड कर डिलीट भी कर देता। दाऊद के ऐसा करने पर यशश्री न चाहते हुए भी उससे मिलने को राजी हो गई। हालांकि उसके दिल में एक डर छिपा था जिसका जिक्र उसने अपने दोस्त से भी किया था। अगले दिन यानी 25 जुलाई की दोपहर यशश्री घर पर दोस्त से मिलने का बहाना कर दाऊद से मिलने जूही नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे अंदाजा नहीं था कि आज घर से निकले उसके कदम वापस उसी रास्ते की ओर रुख नहीं कर पाएंगे। एज यूजुअल दोनों के बीच उन्हीं बातों को लेकर बहस छिड़ गई। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दाऊद ने उस पर हमला कर दिया। वो लगातार चाकू से उस पर वार करने लगा। वो पहले से ही इसका इरादा करके आया था, इसलिए उसने मिलने के लिए न सिर्फ एक सुनसान जगह चुनी बल्कि ऑलरेडी 2 चाकू खरीद कर लाया था। आंखों में खून इस कदर सवार था कि वो जान चली जाने के बाद भी उस पर लगातार हमला करता रहा, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ा। और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो भारी पत्थर से सिर कुचलकर भाग गया। आरोपी दाऊद शेख को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल दाऊद शेख को 7 दिन के लिए कस्टडी में रखा गया और आगे कोई भी फैसला आना अभी बाकी है। इस केस के रिसर्च करने पर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो कई सवाल और बहुत जरूरी मैसेज छोड़ जाते हैं। इस घटना से 5 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2024 को कोर्ट ने दाऊद शेख के 2019 के पोस्को एक्ट के कोर्ट हियरिंग में ना पहुंचने के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया था। यानी कि अगर उसी दौरान दाऊद को अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। यशश्री के माता पिता को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसका दाऊद से अफेयर, उससे मिलना जुलना, टैटू बनवाना, किसी भी बात की कोई भी खबर नहीं थी। और ऐसा आजकल बहुत से घरों में होता देखा जा सकता है, जिसे देखकर लगता है कि या तो माँ बाप बहुत भोले हैं या फिर बच्चे जरूरत से ज्यादा होशियार। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरी उन सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी इमोशन रिलेशन या प्रेशर में आकर अपनी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर बिल्कुल न करें। अगर कोई डरा धमका कर प्रेशर डाले तो अपने पेरेंट्स या फिर नेसेसरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। और अगर कोई रिलेशनशिप में आपको ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए कहे तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसे आपसे सच में प्यार होगा वो कभी ऐसा नहीं कहेगा, और जो ऐसा करने को कहेगा
उसे कभी आपसे प्यार था ही नहीं। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।